जो अभी वो रियासत की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये मुकदमा रियासत ही करा सकती थी। और उन्होंने जो कहा वो मैंने सुना, तमाम रैंकर्स फौजियों को कहा कि जो हुक्म मिले इसकी पासदारी ऐसे ही ना करें, अंधे नहीं, तुम जानवर तो नहीं। यानी मेरा ख्याल है उनका तो पीटीआई के एक वकील है, और उसके बाद खावर शाह खावर, और उसके बाद शुएब शहीन साहब हैं एक सदर, वो बार वो कहते हैं शहबाज गिल का अंदाजे तकल्लम ही ऐसा है कि वो सख्त बातें, कभी वो रंडी का बच्चे और कभी वो दल्ले और ये सब कुछ कह देते हैं। तो ये कोई इतना बड़ी गाल नहीं, इनको माफ मतलब इनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। चलते हैं शौकत साहब पास। सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। माफियों का सीजन, कभी होता है आमू का सीजन, सेबों का सीजन, नाशपातियों का सीजन, चेरी का सीजन। अब है पाकिस्तान के अंदर माफियों का सीजन। अच्छा, माफी देने का नहीं, माफी मांगने का। हम्म, तो आज आपने सुन लिया जो मैंने आपसे अर्ज की है। तो ये आज क्या, ये किस तरफ जा रहे हैं अभी? देखिए बात यह है कि पाकिस्तानी रियासत और उसके इदारों की एक लंबी तारीख है। हम्म। जिन जिन लोगों ने भी, मैं उन लोगों की तारीख को इनके साथ गड़बड़ नहीं करना चाहता। आप ये देखिए, बड़े बड़े रहनुमा यहाँ पाबंद सलासत रहे हैं। हम्म। अ, जो किसी वक्त तहरीके पाकिस्तान के बानियान में जिनका शुमार होता था, उन पे गद्दारियों के मुकदमे बने और कई लोगों को मारा भी गया, कोड़े भी मारे गए, फांसियां भी लगी। ये 88 की दिहाई में तो और शायद ही कोई सियासी कारकुन ऐसा हो जो रियासत के हाथों मतूब ना हुआ हो। लेकिन ये जो मौजूदा कशमकश है, हम्म। इस कशमकश में जो इमरान खान साहब का एक बयानिया है, वो बयानिया ये है कि मेरी हुकूमत को अमेरिका ने साजिश करके खत्म करवाया और मौजूदा हुकूमत है जिन्होंने अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, और वो था अदम एतमाद का। जी। फौज का जो इस वक्त पावरफुल तबका है, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी हम न्यूट्रल हैं, हम इस सियासी कशमकश में अपना कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। अपनी लड़ाई खुद लड़ो। हाँ, इसमें क्या सच है क्या झूठ है, इस पे हम कई दफा बात कर चुके हैं। तो इमरान खान साहब ने खुद कई तकरीरों में पाकिस्तान आर्मी के मौजूदा आर्मी चीफ को मीर जाफर और मीर सादिक से नवाजा है। नवाजा है। हम्म। और मीर सादिक और मीर जाफर जो है वो एक अलामत है लॉयल्टी चेंज करने के। और मुसलमानों की तारीख में इन दोनों नामों को हमेशा बुरे नामों से याद किया जाता है, किसी अच्छे नाम से तो याद नहीं किया जाता। तारीख को भी समझने के कई पहलू हैं, लेकिन जो अमूमी बयानिया है वो इनके हक में नहीं है, इनके खिलाफ है, मीर सादक के भी और मीर जाफर के भी। बाकी लोगों ने भी तनकीद की है आर्मी पे, आर्मी के किरदार पे, सियासी कारकुनों ने, सियासी रहनुमाओं ने। लेकिन उनका एतराज ये होता था कि आप सियासी अमूर में मदाखलत करते हैं, दाखलत न करे। आप हुकूमतों को बनाने और उनको डिस्टेबलाइज करने में अपना किरदार अदा करते हैं, आप पिक एंड चूज करते हैं जो आपको पसंद है, आप पूरी फौज के वसाइल जो होंगे उनको इख्तदार में लाते हैं, और जब कोई थोड़ा सा इख्तलाफ हो तो फिर उनको
इबरत का निशान बनाने के लिए भी अपनी पूरी एफर्ट्स करते हैं। इमरान खान साहब का आर्मी के साथ जो शिकवा था वो था न्यूट्रल, हम्म, कि आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। और हम्म, इस न्यूट्रल की भी उन्होंने कई एक ताबीरात की हैं, तशरीहात की हैं, हम्म, जिसमें उन्होंने एक बड़ा मारूफ जुमला है उन्होंने कि न्यूट्रल तो दरअसल जानवर। जानवर होता है। हम्म, यानी यूं कह सकते हैं आप हैं कि पाकिस्तान आर्मी की जो मौजूदा क़यादत है, हम्म, बशमूल आर्मी चीफ, इनको कहा है कि आप जानवर हैं और आप ऐसा नहीं कर सकते। और अपने जज्बात की रोह में उन्होंने मौजूदा हुकूमत को इम्पोर्टेड हुकूमत कहा है बिल्कुल यही कह रहे हो। और आर्मी पे इल्जाम लगाया है कि इन्होंने सोलतकारी की है अमेरिका की और मेरी हुकूमत को गिराया है। जी। और जब से वो हुकूमत से बेदखल हुए हैं, जी। ऑलमोस्ट मुख्तलिफ जगहों पे वो अपने इसी बयानिए को, अपनी इसी इन्हीं बातों को दोहराते हैं। हम पहले भी कई दफा बता चुके हैं कि अमेरिका से इख्तलाफ पाकिस्तान की सोसाइटी में मौजूद है, जी। क्योंकि अमेरिका का भी पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा किरदार रहा है। जी। और उसमें जो सबसे बड़ी इत्यादी अमेरिका के मंसूबों पे अमल दरामद करने वाली जो फोर्स रही है वो आर्मी थी। जी। पॉलिटिकल क्यादतें भी कहीं ना कहीं जो जो सियासी बयानिया था उसको कमजोर करने में इस्तेमाल होती रही है। असल अमेरिका जो उसको एक मौजू बना लिया जाता है, खा वो सियासत वाले हों या दूसरे, उसकी मुखालफत में एक बयानिया आवाम पसंद करती है। आई मैं इस बात से, ये भी एक कही जाती है तजिया नगारों की तरफ से, जी। लेकिन मैं, सच्ची बात यह है कि इस बयानिए को बाई नहीं करते हैं। ठीक। तो पाकिस्तान की एक बड़ी अक्सरियत को अमेरिका से कोई नफरत है। आज अगर अमेरिका देखें आप, एक वो लॉटरी सिस्टम उन्होंने निकाला तो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस जो है वो पाकिस्तान से उसमें सबमिट होती हैं। बिल्कुल यही है, पक्की बात है। वो किसी और आज भी अगर पाकिस्तान में ये रेफरेंडम करवाया जाए हम्म। कि आप चीन में रहना चाहते हैं या आप अमेरिका में रहना चाहते हैं, तो मैं पूरे जी। यकीन और एतमाद जी। के साथ कहता हूँ कि जी। पाकिस्तान की मेजोरिटी अमेरिका को प्रेफर करेगी, वो चीन जाना पसंद नहीं करेगी। नहीं करेगी, बिल्कुल सही है। तो ये एक मखसूस तबका है जिसमें आप कह सकते हैं कि कुछ उलमाए कराम का भी इसमें काम है, कुछ लेफ्ट के लोगों का भी काम है, कई एक लोग हैं। जी। खास करके हमारी जो तरक्की पसंद तहरीकें रही है, जी। उन्होंने इस बयानिया को बहुत ज्यादा तकवीत दी है कि पाकिस्तान में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती अमेरिका की मर्जी के बगैर। बिल्कुल। और यहाँ जितनी भी तब्दीलियां, चाहे वो मुस्बत हों या मनफी हों, उनमें किसी न किसी शक्ल में अमेरिका का किरदार होता है। जी। अब आप देखिए कि हमारा चाइना की और अमेरिका की इस एक एक लड़ाई लड़ाई। नजर आ रही है, और किसी वक्त भी ये एक है बाज़ाब्ता जंग की भी शक्ल अख्तियार कर सकती है। आजकल तो मुश्किल है ही नहीं है जी, सारा कुछ इसलिए तो। कि अमेरिका मुसर है कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा नहीं है। ताइवान एक आज़ाद मुल्क है और उसकी आज़ादी और उसकी सॉवरेंटी का एहतराम किया जाना चाहिए। जबकि चाइना हांगकांग की तरह दावेदार है कि ताइवान भी हमारा एक हिस्सा है, जी। जिसको जबरदस्ती हमसे अलग किया गया है। हाँ, वो जो उनके इनकलाब के बाद, जी। अब जाहिर है कि अ, चाइना ने जिस तरह की धमकी अमेज रवैया अख्तियार किया है, तो कई एक तजिया नगार ये भी कहते हैं कि अगर ये जंग खुदा न खास्ता हो गई तो इस पे जो मैशत जो आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि एक शदीद किस्म के इकोनॉमिकल क्राइसिस है, और दुनिया भर की मैशतें जो है
वो इस पोजीशन में नहीं रही हैं कि अवाम की अच्छे तरीके से कफालत करें। हम्म, और अगर खुदा न खास्ता ये कोई जंगी सूरत बनती है और चाइना की जो जितनी भी बरामदात हैं, यानी चाइना की जो ये जो खुशहाली है और इतनी बड़ी जो उसकी मैशत है, इस मैशत में चाइना की इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का बड़ा अमल दखल है। वो इस बात में है कि चूंकि यूरोप और अमेरिका ने सरजंग के ऐद में चाइना को न्यूट्रलाइज रखने के लिए या अपने साथ अगेंस्ट सोवियत यूनियन बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंसेशंस दी हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 35% चाइना की एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका। अमेरिका में होती है, और इसी तरह यूरोप में भी। और आज के हालात में जब लोगों के पास कुव्वत खरीद जो है वो ज्यादा नहीं है, तो उनके लिए चाइनीज मसूमात ज्यादा अट्रैक्टिव है क्योंकि वो सस्ती हैं। हम्म। तो ये एक यानी जंग के बादल जो है वो छाए हुए हैं। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि ये जंग कोई शायद पूरी मनसूबाबंदी के साथ न हो, लेकिन थोड़ी सी भी कोई भी चिंगारी इसको जंग, बाजाब्ता जंग में तब्दील कर सकती है। इधर पाकिस्तान की जो सूरत हाल है कि इमरान खान साहब के जो बयानिए की हम बात कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को फौज के उस किरदार, वो तकाजा लिए हुए हैं कि वो किरदार जो 2018 में है, या इन 22-23 सालों के अंदर जो है उनकी सियासत को जिस तरह हिनांस किया गया, सपोर्ट किया गया, तो अब यहाँ आके आप 3.5 साल के हुकूमत में बाद। रहने के बाद आप न्यूट्रल नहीं हो सकते, आप मुझसे लतालत नहीं हो सकते, और आप वो आहिस्ता आहिस्ता कई एक बातों का को तश तश वहम भी करते हैं, जैसे इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती। वो जी। कहते हैं कि जी उन्होंने लिख के दी थी तो मैंने ये नाम पेश कर दिया और दूसरों ने भी कबूल कर लिया। शायद यही यही जो चिट्ठी है, क्या पर्ची जो है वो दीगर पार्टियों को भी दी गई हो, और जब इमरान खान के मुंह से निकला तो सबने अमन्ना व सदकना कह के तो इलेक्शन कमीशन को बना दिया। इससे एक बात तो वाजह होती है कि इन पार्टियों ने कभी अपने विजडम को इस्तेमाल करने की, अपनी इंडिपेंडेंस शो करने की कोशिश नहीं की, और जब तक ये ताबे फरमा रह के काम करते रहते हैं तो इनको आर्मी की ताहिद व हमायत भी हासिल रहती है। लेकिन जिस वक्त ये अपनी अथॉरिटी को असर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो फिर इनको वो आईना दिखाया जाता है जिस आईने में इनको बनाया, तराशा खराशा जाता है, और इख्तदार की सीढ़ियां इनको चढ़ाई जाती हैं। लिहाजा आर्मी के अंदर एक फितरतन एक सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स मौजूद है कि बनाने वाले तो हम हैं, तो लिहाजा हमारी बिल्ली हमें म्यों कैसे कर सकती है। तो आपने देखा होगा कि इख्तलाफात है जो वाजे हुए, एक तरफ तो मैशत का बुरा हाल, बैड गवर्नेंस, वो अपनी जगह पे, लेकिन साथ में ये था कि जो नए डीजी आर्मी आईएसआई चीफ। की तैनाती पे इमरान खान ने अपनी अथॉरिटी असर्ट करने की कोशिश की। वो तो असर्ट नहीं कर पाए, अल्टीमेटली उनको वही बात माननी पड़ी जो इसको कहते हैं, 100 गंडा भी खाया और जूते भी 100 प्याज भी जी। तो अल्टीमेटली वही जो मार्मी ने कहा तो उसी को लगाना भी पड़ा। छोटा सा लेकिन मेरा एक सवाल है। जी जी छोटा। जी जी। इमरान खान साहब की एक सियासी गलती नहीं थी कि देखें, हमेशा उनका जो रूटीन वो यही है कि वो आर्मी के रैंक है, हाजिर सर्विस है, वो आर्मी चीफ ही करता है, तजवीज़ होती है। तो इमरान खान साहब को साइन ही करने होते थे, ये पहले भी ऐसे ही होता रहा है। लेकिन इमरान खान साहब ने ये जो, लेकिन मुझे ना, नहीं पता ये क्यों पंगा लिया। इसमें बात ये होती है ना कि जो तो पॉलिटिकल
वज़ीर आज़म माजी में रहे हैं, या सिविलियन पॉलिटिकल क्या सिविलियन वज़ीर आज़म रहे हैं, जी उन्होंने इस तरह के अमूर में कम मदाखलतें की है। हाँ, आर्मी चीफ के तैनाती पे जी जो प्राइम मिनिस्टर का ओहदा है वो अपने आप को असर्ट करता रहा है। उसके पास 3 4 5 नाम जाते हैं या 6 नाम जाते हैं, किसी बिल्कुल एक को वो अपनी पसंद के मुताबिक उनकी सारी रिपोर्टों की रोशनी में तैनात कर देते हैं। जी शायद उसमें कहीं ना कहीं उनके अपने अपनी पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी शामिल हो, लेकिन बहरहाल वक्त और हालात ने ये साबित किया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो छठे नंबर से उठा के पहले नंबर पे लाया गया हो, तीसरे नंबर से पहले नंबर पे लाया गया हो, चौथे, उन्होंने हमेशा अपने इदारे के इंटरेस्ट को मलूज़ खतर रखा है। सिविलियन कंस्ट्रेंट या सिविलियन कंसर्न्स को उन्होंने कभी एड्रेस नहीं किया। और हुकूमतों का आने जाने का ये जो बहताव है, ये भी आप उसी पस मंजर में दे सकते हैं। अलबत्ता इमरान खान साहब ने इस पे कुछ ज्यादा जो जोर दिया है, मैं नहीं ये कहता कि उनको नहीं देना चाहिए था, लेकिन ना बात यह है कि अगर एक शख्स जिसने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के अंदर काम करना है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है, हम्म, अब ये तो प्राइम मिनिस्टर की अपनी सूझबूझ होनी चाहिए कि जो आर्मी से DGISI लिया जाता है तो उसकी बेसिक लायबिलिटी क्या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के साथ है या अपने उस इदारे से जहां बिलाकर उसने वापस भी जाना वापस है। भी जाना होता है, और वहां उसकी प्रमोशन और उसकी सारी जो क्या ACR जो लिखी जाने अब वाले जी फिर रिटायर्ड भी होना है, उसी इदारे से जाना है, पेंशन भी किसी तो लेनी। हाँ, तो ये सब चीजें जो है वो सूझबूझ से ताल्लुक रखती हैं कि किन बातों पे, यानी अगर आप कोई सिविलियन इंटरेस्ट के अंदर कोई चीज असर्ट करते हैं तो वो बात तो समझ, जैसे नून लीग का और आर्मी का तसादम CPAC से शुरू हुआ। आर्मी कहती थी कि इसका सारा कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास होना चाहिए, वेयर एज के नवाज शरीफ हुकूमत चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट हमारा है और ये सिविल अथॉरिटी के अंडर ही चलना चाहिए, ताकि हम इस प्रोजेक्ट से जिन जिन इलाकों को मुस्तफीद करना चाहते हैं कर पाए, और ऐसे किसी इदारे को ना दिया जाए कि जिसका विजन जो है वो एक वसी तनाजर में देखने की सलाहियत नहीं रखता। और फिर आपने देखा कि किस तरह जो है वो उस कुर्सी पे बैठे हुए शख्स की जो है ना तजलील के एक निस्बतन एक 21वें 22वें ग्रेड का आदमी जो है वो गवर्नमेंट की बनाई हुई रिपोर्ट पर ट्वीट करता है कि रिजेक्टेड। तो यहां से सिविलियन जो लीडरशिप है इसको जरा कुछ दूरंदेशी, कुछ संजीदगी और कोई मुस्तकबिल की प्लानिंग के लिए कुछ स्टेट्समैनशिप दिखानी चाहिए और एक दूसरे के करीब आके ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए जिससे कि सिविलियन अथॉरिटी जो है वो मजबूत हो और पार्लियामेंट को वो अख्तियार मिले जो पार्लियामेंट से छीन के अब सुप्रीम कोर्ट उसको अपने अपने ताबे और अपनी मर्जी के तहत रखना चाहता है। और जाहिर है कि ये पॉलिटिकल पार्टियों के इख्तलाफ की वजह से ही पार्लियामेंट की बेतौकीरी होती है, जो जिसको कहने को तो कहते हैं कि ये सुप्रीम इदारा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, ये सारे इदारों के मुस्तकबिल का तयन करने की इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। लेकिन हकीकत यह है कि वहां अगर कोई एक भी अमेंडमेंट लाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरी पार्लियामेंट को जवाबदेह बना देता है। दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट की इतनी बेतुकीरी नहीं होती, आज आज इदारों आप, की खुद इतनी। मैं आता हूँ आपके जो जो आपने सवाल उठाया। नहीं एक और सवाल है आज आपसे। जी जी जी, हाँ, बात कर लें, चलो वो सवाल मैंने, कर। ये आप पहले बात कर लें फिर उस पर मैं करूंगा इंशाल्लाह। तो अब जाहिर है कि जब से इमरान खान साहब जो है वो इख्तदार से बेदखल हुए हुए हैं, हम्म उनकी जो तलमलाहट है हम्म वो सामने नजर आती है। जी और आप ये कह सकते हैं कि जब वो इख्तदार में थे तो उस वक्त भी उनका मेन फोकस जो था
वो सोशल मीडिया था। और उस सोशल मीडिया पे आज भी जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, उसने कुछ मेरे ख्याल में 1300 के 1700 बंदूक की तैनातियां भी की हैं, और उनके पर मंथ जो है, तो ये टैक्स पेयर का फंड है। जो एक है सूबाई हुकूमत जो है, वो उस टैक्स पेयर के पैसे को प्राइवेटली अपने पार्टी इंटरेस्ट में जो है, वो सोशल मीडिया को एस्टेब्लिश कर रहा है, लोगों को रिक्रूट कर रहा है। उन लोगों की जो हैसियत है, वो किसी इदारे के मुलाजम तो नहीं होते, लेकिन किसी मद से, किसी तरक्याती मद से निकाल के पैसे उनको मंथली मिलते हैं, और वो उस पर अपने ट्वीटर्स वो कर सकते हैं। ये एक इन पार्टियों को ऐसे काम तो अपनी पार्टियों के जो है वो बना के देखने चाहिए। ऐसे ही अब जाहिर है कि पाकिस्तान की इस रियासत से कई लोगों को बहुत शदीद इख्तलाफ है। कई लोग तो उसके वजूद को ही अवाम दुश्मनी से ताबीर करते हैं कि ये इस रियासत के इस स्ट्रक्चर के अंदर अवाम के जो बुनियादी सियासी, समाजी और माशी हकूक है, वो कभी एड्रेस नहीं हो सकते। लेकिन बहरहाल ये पार्लिमानी पार्टियां जो इख्तदार में जाती हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन और उस आइन को हेल्फ देती हैं, तो वो उस हेल्फ के साथ साथ पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन चाहे फंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, लेकिन जब रियासत किसी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहे, तो दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी मच फंक्शनल। ना करना चाहे, जैसे वो पाकिस्तान में एक टर्म है ना, कि जो लाडलों के लिए कानून की वो सारी शिकें जो है वो सख्त रहती हैं, जिनके तहत उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन कभी कभी हर वक्त कोई किसी ने इख्तदार में भी नहीं रहना है, और सदा कोई लाडला भी नहीं रहता। बिलाखिर लाडलापन भी एक वक्त में आके, या इस लड़ाई, यानी मादी दुनिया की इस लड़ाई में, इख्तदार की इस लड़ाई में, वो लाडलापन भी खत्म हो जाता है। और पीटीआई के लोगों को ये समझना चाहिए कि उनके लाडलेपन का दौर खत्म हो चुका है। अब जो उनकी पब्लिक सपोर्ट है, उसकी वजह से अगर उनको कोई छोटा मोटा स्पेस है, तो स्पेस के अंदर ही उनको लड़ाई लड़नी चाहिए। और अगर इससे बाहर निकलेंगे, तो फिर यही कुछ होगा, गिरफ्तारियां होंगी, इन पे दफात ऐसी ऐसी लगेंगी जो गद्दारियों की है। देखो ना, 124A जो है, ये हम्म, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक गद्दारी जिसपे लगाई जाएगी, जो जो देखो ना, जी जो सेक्शन 6 है ना, जो आमतौर पर लोग वो करते हैं, जी वो तो अगर कोई इम्पावर है और वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो मुअत्तल करता है, अब्रोगेट करता है, या उसको उसके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी कर देता है, तो देन मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन की उस अब्रोगेशन के नतीजे में उस पे सेक्शन 6 लगती है। हम्म, नॉर्मली जो लोग इस तरह के बयानिए या इस तरह की बातें करते हैं, उन पे 124 लगती है, जो जी जिसका मतलब होता है बिलियन। ऐसा शख्स है जिसको रियासत अपनी नजरों में गद्दार समझती है, रियासत के मफादात के खिलाफ काम करने वाला समझती है। लेकिन आज एक और बात है, जी जी जी। इसके बारे में आपसे पूछूंगा कि आप कानून को आप बहुत अच्छा जानते हैं। मोनस सिलाई साहब एक एमएनए है, हम्म ही इज नॉट एनी रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट और सो। वो कह रहे हैं जी कि वी आर नॉट लीविंग अलोन इमरान खान, वी आर सेंडिंग पंजाब पुलिस फॉर प्रोटेक्ट इमरान खान। ठीक है। हम्म वजीर दाखिला पंजाब एक कर्नल हम्म साहब जो रिटायर्ड, उनका ट्वीट मैंने पढ़ा। वो हम्म कहते हैं हम अपने कायद को अकेला नहीं छोड़ेंगे, मैं हम्म। बनिकाला जा रहा हूं इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए। क्या पंजाब का एक सूबा जो है वो वफाक के खिलाफ जब ऐसी बात करेगा, जब अपनी पुलिस उसके इंटरनल में भेजेगा, तो क्या ये वफाक और पंजाब सूबे की जो लड़ाई है, ये एक मजीद गहरी दलदल में ये सियासत को नहीं फंसा देगी? देखें, बात यह है ना कि पाकिस्तान की ये लड़ाई अब उस नेच पे आ चुकी है, जी जो आर पार की तरफ बढ़ रही है। हमने बहुत पहले कहा था कि पाकिस्तान इज
ऑन द ब्रिंक ऑफ सिविल वॉर। हम्म, अगर बड़े पैमाने पे देखना, अभी तो ये है ना कि बड़ी एक तरह की कह सकते हैं ना कि इन ए स्लो प्रोसेस काम हो रहा है। हम्म, लेकिन अगर किसी वक्त इमरान खान साहब जैसे उन्होंने जलसा रखा हुआ है लाहौर में, 13 को, 13 अगस्त, 13 14 की रात को। अगर उसमें वो कोई ऐसा ऐलान कर देते हैं कि हम इस्लामाबाद में धरना देंगे या चढ़ाई करेंगे, या और बीच में जो अपनी गुफ्तगू वो करते रहते हैं, तो और वफाकी हुकूमत अगर उनको इस्लामाबाद आने से रोकती है और वो बजिद रहते हैं, तो दो ही तरीके हैं। या तो कोई इदारा मुदाखलत करेगा, सुप्रीम कोर्ट गालिबन, कि इन्हें डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो आप किसी को जेल से जुलूस से रोक नहीं सकते। हम्म, और दूसरी तरफ ये है कि फौज मदाखलत करके कोई सेफ पैसेज दे। लेकिन क्या इमरान खान सिर्फ सेफ पैसेज लेके एक तकरीर करके, तो ये तो आस्ता आस्ता उनके फंड्स जो है, जाहिर है कि ये इतने बड़े जलसे, इतनी बड़ी चीजें जो है, इस पे तो आ, लाखों रुपया खर्च होता है। वो तो एक तो मुकदमा इसको रहा है इस इस्लाम। इसको इसको जो है वो अगले साल तक सस्टेन कर सकते हैं। और ऐसे हालात में कि जब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला भी आ गया फॉरेन फंडिंग का, तो बहुत सारी जो सिचुएशन है, ये इट्स ए वेरी वर्टाइल सिचुएशन। इस सिचुएशन को अगर दुरुस्त तरीके से पीटीआई ने एनालाइज करके अपनी हुकूमत अमली तरतीब ना दी, तो किसी वक्त भी कोई ऐसा एडवेंचर होगा। और एडवेंचर आपको पता ही है कि सियासी तहरीकों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होता है। खास पहले तो उसी पार्टी के लिए नुकसानदेह होता है, फिर उसके साथ वाबस्ता जो कारकुनान होते हैं उनके लिए भी ये कोई नेक शगुन नहीं होता। क्योंकि एडवेंचर की मुखालफत तो सारी दुनिया के संजीदा समाजी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं ने की है। क्यों कि जब पार्लिमानी जमहूरियत किसी मुल्क में हो, तो पार्लिमानी जमहूरियत के दौर के अंदर आपको वही तरीके अख्तियार करने होते हैं जो वो जमहूरियत डिफाइन करती है आपके लिए। शौकत साहब, जी। हमारे 10 मिनट अगर आप उससे अदरवाइज किसी रास्ते का इंतखाब करेंगे तो वो महमजोई होगी। जी। और आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब जो है वो इक़्तिदार से बेदखल होने के बाद अपने कारकुनों को महमजोई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अ, और ये कोशिश अगर किसी वक्त कोई इसकी कोई कामयाबी के कोई इम्कानात हुए, तो धन ब्लडशेड तो होगा। शौकत साहब, ये जो फॉरेन फंडिंग केस या वो ममनुआ फंडिंग जो भी थी, हाँ। तो पता है कि आपको तो खैर मालूम है, ये वो मालूम होगा, आपने हम्म, पढ़ा भी होगा, बरतानिया में जी। इंक्वायरी शुरू हो चुकी है। जिन सोसाइटियों ने वो आपको पता कंपनियां बनाई होती हैं, वो जो हम्म, डोनेशन के लिए, जी जी उनके बारे में, और खासकर 2014 का वो पता है प्लान हुआ था कि वो तैर कादरी साहब और ये जो सारे थे ना, जी जी जी। और जो इनकी तंजीमें जिन्होंने वहां पे चंदे इकट्ठे किए हैं, हम्म ये बाखबर सी रिपोर्ट है कि ये अभी मीडिया पे भी आ गया बहुत ज्यादा, कि वहां पे बकायदा इंक्वायरी शुरू, ये पैसे क्या। अब उसमें एक और बड़ी वो है कि जो वहां की गवर्नमेंट होगी जहां पैसे भेजे गए हैं, अगर वहां के अदारा ये कह दें कि ये रफाई कामों में इस्तेमाल नहीं हुए, ये सियासत में हुए, तो मुकदमा फिर भी बन जाएगा। देखिए, बात यह है ना, बर्तानिया में तो जो कुछ भी होगा वो तो इतना ट्रांसपेरेंट होगा कि वो सभी को पता चल जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि फाइनेंशियल टाइम में एक बहुत बड़ा आर्टिकल जो है वो इस फॉरेन फंडिंग के हवाले से, और जो जो जिन्होंने लिखा है, वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, इस्माइल। हाँ, जी जी। तो उन्होंने जो है वो कुछ पैसों की निशानदेही की है अबराज के हवाले से भी, और साथ में जो है यू, यू, एक उनका मिनिस्टर जो थे उनके इंतजार थे। जी जी। तो जब एक पॉलिटिकल पार्टी किसी हुकूमत से, यानी हुकूमती वजीर से फंड लेती है, तो वो बेसिकली फॉरेन फंडिंग या ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आ जाती है। हत्ता कि आपको पता ही है कि ये जो वेलफेयर के इदारे हैं,
इन वेलफेयर के इदारों के भी कुछ कवानीन हैं। जी। तो आप अपना जो डिक्लेरेशन देते हैं कि आया हम गवर्नमेंट से फंड लेंगे या नहीं लेंगे, अगर आपने ये सब चीजें लिखी हुई है और गवर्नमेंट ने आपको रजिस्ट्रेशन दे दी है तो फिर एक अलग सूरत होती है। अदरवाइज जैसे बेशतर दुनिया की बेशतर जो एनजीओज हैं, इवन जिन्होंने इकोसाक स्टेटस हासिल किया हुआ है, तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी उन्हीं मुतल्लिका इदारों से फंड्स ले सकती हैं जिनको यूएन ने मैंडेट दिया हुआ है, या ऐसे डोनर्स क्योंकि उसमें कोई जात पात रंग नस्ल मजहब नहीं इन्वॉल्व होता, तो वो डोनेट कर सकते हैं अगेंस्ट किसी प्रोजेक्ट। हम्म। लेकिन ये एक खास करके एक अस्पताल के हवाले से जो फंडिंग है, तो ये तो पहली बार यह है कि पीटीआई जो है उसको तो अपने वो सारे अकाउंट दिखाने होंगे और वो किसी पर्सन के अकाउंट में तो आ नहीं सकते। तो ये काफी जो है इसमें गड़बड़ जो है वो शफाफियत अपनाई है, जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। और इमरान खान अगर खुदा ना खास्ता, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है कि कई जगहों पे जाके तो स्टेट कॉम्प्रोमाइज करती है, क्योंकि स्टेट ने खुद इतनी गलतियां की हुई है कि वो दूसरे को जवाबदेह बनाते बनाते खुद भी जवाबदेह हो जाती है। अच्छा। अगर कहीं जाके तो जैसे आजकल एक बात चल रही है कि जी पीटीआई और नून लीग और सारी पॉलिटिकल पार्टियां मिलके इस सेक्शन को खत्म करें जो 62(1) है, ताहियात। आयात। तो उसमें भी एक डिबेट चल रही है कि चूंकि इस क्लाज में तो ऐसी कोई सजा नहीं लिखी हुई है तायात नाली की। तो तशरीह उसने ऐसे की थी ना कि इससे मुराद ये है। नहीं, मराद देखना, आप खुद से कोई मराद ले नहीं सकते। तो वो साका उस हाँ, वक्त जज साहब ने ले ली ना। क्योंकि जो विजडम प्रिवेल करता है, देखा ना, कानून कुछ लोग बनाते हैं अपने विजडम से, और उस पे अगर कोई तशरीह करनी हो तो उसका भी एक विजडम यूज होता है। हम्म। तो नॉर्मली जो है वो सजाएं जो रखी गई हैं इस हम्म। तरह के केसेस में वो 5 साल की नायली है। ताहियात नायली का तो तस्वर छोटे यानी अशोक अनटिल साहब अनलेस कोई 24A ना भुगत रहा हो। 5 मिनट हैं। जी तो आखिरी 1.5 मिनट आप मुझसे चाहिए आपसे आज मुझे। जी जी जी, आप अभी से ले पांच लें, मिनट मतलब नहीं नहीं, तो पांच मैं नहीं ये कहता ये। हूँ कि पीटीआई ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स एट रिस्क है। और उसमें पीटीआई ने इस अरसे के अंदर विजडम के बजाय जिस तरह की महमजोई और जिस तरह के कंफ्यूज किस्म के बयानिए जारी किए हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो अपने क्याम के वक्त से ही अमरीकी कैंप में शामिल रहा है, तो वहां एक ऐसा आदमी एंटी अमेरिका बयानिया लेके उसको इख्तदार में कैसे लाया जाएगा, जबकि आपके सारे माशी मफादात जो है ना वस्त और अमेरिका से वाबस्ता है। हम्म। आपने मुतबादल जो दोस्त बनाया है तो वो चाइना बनाया है, लेकिन चाइना आपकी बहुत सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता और हम्म। उसके पास वो एडवांस जो है वो वेपनरीज भी नहीं है। तो बहरहाल ये है कि इमरान खान साहब के बयानिए की वजह से पूरी पीटीआई एक एक सीवियर किस्म की क्राइसिस में फंसी हुई है। फंसी आ हुई। गई। और वो वक्ती तौर पर जलसों और जुलूसों से जो खुश होते हैं कि वो जो टूट फूट थी इक़्तिदार में रहते हुए उनके गलत फैसलों की वजह से जो उनकी गैर मकबूलियत थी, वो दोबारा उसने मकबूलियत और बहुत, ये जो पंजाब के जो जिमनी इलेक्शंस थे उनको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है। इनफैक्ट इस वक्त जो है ना मेरी पॉलिटिकल नजर में, जबकि मेरा कोई बाइस नहीं है पीटीआई, बल्कि हाँ उनसे इख्तलाफ जरूर है, जिस तरह की उन्होंने गवर्नेंस दी, जिस तरह के उन्होंने जाति पसंद और नापसंद और बोग्स और कीना और सियासत के अंदर जो है ना वो जिस तरह की बद तहजीबियों को फरोग दिया, वो तो कोई भी संजीदा कारकुन ऐसी चीजों को पसंद नहीं करता। तो ठीक। लिहाजा ये है कि पीटीआई इज इन ए सीरियस क्राइसिस। और अगर इमरान खान साहब ने कोई होश के नाखन न लिए हम्म। तो इसके बहुत बुरे नताइज पीटीआई पे मरतब हो सकते हैं।
अच्छा अच्छा। तो अब आप को है अब जनाब। आप ये है शौकत साहब कि मैं वैसे तो आपको पता है कि सीधी बात है, ज्यादा खुश नहीं होता था ज्यादा, कभी कभी। आज वैसे मैं एक बार से कश्मीरी हूँ। कभी कभी वो कहते हैं ना कि अभी वो मिसाल तो ऐसे ही है, वो नहीं मैं दूंगा। सरदार तनवीर इलियास साहब की वो जो तकरीर और वो जो तहरीर और जो है वो मेरे नजरों में गुजरी। हम्म, तो बात सुनो जी, मैं तो आज अपने जितने मुगल फैमिलीज हैं इनको बड़ी मुबारक देता हूँ, यार आपका अच्छा लीडर है। उसने कहा मैं बहादुर शाह जफर बन जाऊंगा, बन गया। मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मरने को तरजीह दूंगा। रियासत जो है ये हमारी, देखे थोड़ी सी मुझे बारिश हुई है ना, कड़ियां पैनियां थोड़ी थोड़ी, मैं खुश हूं। लेकिन अगर इसकी जगह कोई रवायती लीडर होता तो शायद इतने अल्फाज ना कहता। देखिए बात यह है ना, इस पे मैं आधा मिनट का कमेंट बस जरूर। मेरी तरफ से खत्म हो गया, बात आपके पास है। बात यह है कि पहली बात यह है कि अवाम को मुबारक हो कि उन्होंने अपने साथ होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ वो उठ खड़े हुए। उन्होंने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की, कई लोगों पे बहुत बुरे तरीके से तशद्दुद, शिद्दत हुआ। खास बिल्कुल। करके जो है आबद हुसैन। आबद हुसैन पे। तो अल्टीमेटली ये जो सोलहकार थे, ये इस्लामाबाद में जमा हुए राजा फारूक हैदर की क्यादत में, हम्म या उसकी उसकी दावत पे। तो हम्म उन्होंने बतौर खास उन्हीं पार्टियों को जिनकी जिनकी शोहरत जो है वो डीप स्टेट के साथ वाबस्तगी की है। बिल्कुल से ऐसे ही तो है जी। उन्होंने बेसिकली इस तहरीक के नतीजे में जो सियासी उभार पैदा हुआ है उसको थोड़ा सा लेट डाउन करने के लिए पार और आर की बातें करके, तो एक तो इस सियासी तहरीक का, हुकूक की तहरीक का की जो इंटेंसिटी थी उसको कम करने की कोशिश की है। दूसरी बात यह है कि अभी तक ये कोई पता नहीं है कि ये जनाब 15वीं तरमीम जो सबसे ज्यादा जो है वो आपको अकलियत में बदलने की एक डिफरेंट मेथड से चीजें हम्म आएंगी, उसको वापस लेने या उसको न मंजूर करने का कोई ऐसा अलमिया नहीं आया है। सिवाय इसके कि वक्ती तौर पर यह कामयाबी हुई है कि एफआईआर सबकी वापस हो गई हैं, रही का अमल जो है वो चल चुका है। और हम्म। एक अदालती कमीशन बनाने की भी बात हुई है, जिन लोगों जिन मुजाहिरीन पे तशद्दुद किया गया है उसको एक कमीशन जो है वो उसको